बच्चों हम कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आज हम करेंगे कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई लोहे का आर्टिकल है आपका, वो बाहर पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। उसको ऊपर सरफेस के ऊपर एक ब्राउन लेयर बन जाती है और उसको वो आसानी से जड़ जाती है वहाँ से, तो वो कोरिजन है। जहाँ आपने देखा है अगर चांदी के गहने या कापर के बर्तन घर में बड़े पुराने पड़े हुए हैं तो चांदी में एक ब्लैक कलर ऊपर आ जाता है और कापर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, वो कोरिजन है। तो कोरिजन क्या है कि इन्वायरमेंट कंडीशन में या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जब कोई मेटल बड़ी देर तक पड़ी रहती है तो वो मॉइस्चर से, वाटर वेपर से और एयर से कांटेक्ट में आती रहती है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, एयर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, अदर गैसेस भी होती हैं, तो उनके कांटेक्ट में आती रहती है और स्लोली उसके सरफेस पे जो है एक केमिकल रिएक्शन होती है। ये कोरिजन हमारा केमिकल रिएक्शन है। वो मेटल के एटम जो हैं इन एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस से रिएक्ट होते जाते हैं और एक केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं और दिस इज कॉल्ड कोरिजन ऑफ मेटल। तो इसको ईटिंग ऑफ मेटल, मेटल को खा जाती हैं ये कंडीशंस हमारी इन्वायरमेंट की या एटमॉस्फेयर की, या इसको बिपिंग ऑफ मेटल, बिपिंग मीन रोना, मेटल रोती हैं कि ये ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमें तबाह कर रही है, हमें बचाओ। ठीक है, तो इसको क्या हम कहेंगे, द ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरिजन। क्लियर? मीन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ईटिंग ऑफ, उसका सरफेस जो है आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरिजन। तो बड़ी सारी मेटल्स को कोरिजन हो जाता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको आसानी से कोरिजन होगा, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है हमारी, जैसे हमने देखा था इवन के कॉपर और सिल्वर को भी कोरिजन हो जाता है, उनको भी जंग लग जाता है। लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, उनको जंग नहीं लगता है, इसी कारण तो उनके गहने बनते हैं और सबसे कीमती है हमारा गोल्ड और प्लेटिनम मेटल। तो कुछ एग्जांपल करते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड कॉल्ड टर्निश ऑफ सिल्वर। मीन सिल्वर मेटल जो है कम रिएक्टिव होती है, हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में तीसरे नंबर पे आती थे लीस्ट रिएक्टिव, लेकिन इसको भी कोरिजन हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पड़ी रहे तो जो सल्फर जो है इस पर अटैक करता है। सल्फर एयर में होती है H2S गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है, जहाँ H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उनके कॉन्टैक्ट में अगर ये आती है तो इस पर एक ब्लैक कलरिंग, सिल्वर थोड़ा ब्लैक कलर की हो जाती है। अगर आपके घर में कोई चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं या चांदी के गहने हैं तो आप देख सकते हैं उस पर एक ब्लैक, बड़ी लॉन्ग टाइम से वो पड़े हुए हैं, उनको यूज़ नहीं किया है, तो ब्लैक कलरिंग उस पर आ जाती है। वो क्या है, कोरिजन है उस पर। वो क्या है, वो कंपाउंड जो ऊपर बना हुआ है वो है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, और ब्लैक कलर होगा इसका, और इसको बोलते हैं टर्निस्ट ऑफ सिल्वर। याद रखना है, टर्निस्ट। तो उसके बाद बात करता है सेकंड में कॉपर की। अगर बात करें, ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन कॉपर सरफेस ड्यू टू कॉपर रिएक्शन विद मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड। जो कॉपर जो है वो भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन अगर मॉइस्चर में पड़ा रहे, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड उस पर अटैक करती है और कॉपर कार्बोनेट कंपाउंड बन जाता है, और कलर क्या है उसका, ग्रीन। ये बात रखना है, ये याद रखना है, छोटी छोटी बातें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं कि कोरिजन ऑफ कॉपर जो है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। कौन सा कंपाउंड बनता है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दो होते हैं, कॉम्बिनेशन दिखाएंगे आपको। और इसको क्या बोलते हैं, पटीना ऑफ कॉपर। कॉपर को कोरिजन लगने को बोलते हैं पटीना ऑफ कॉपर। तो आगे अगर बात करें तीसरी आयरन की, आयरन का तो आपने बड़ी कॉमनली देखा होगा। ए ब्राउन लेयर कॉल्ड रस्ट इज फॉर्मड ऑन आयरन सरफेस व्हेन इट एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन हमारा लोहे का पार्ट जो है वो बड़ी देर तक मॉइस्चर में पड़ा रहे, अगर आप देखें किसी ने गेट लगाया है या रेलिंग लगाई है या ग्रिल लगाई है विंडो में, अगर उसको पेंट नहीं किया है तो वो उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, हाथ लगाएंगे वो जड़ जाएगी लेयर। तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर से कॉन्टैक्ट में आ रहा है आयरन, और उसको क्या हो गया,
उसको कोरिजन हो गया, और इसकी कोरिजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये पॉइंट याद रखने हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन और पटीना ऑफ कॉपर एंड टर्निश्ड ऑफ सिल्वर। क्लियर? कुछ और भी आपको चैप्टर के लास्ट में बताएंगे। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्टिविटी है आपकी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, वो आपको दिखाते हैं, बड़े कंसेप्ट उससे क्लियर होते हैं। ये देखिए 3.14 एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक पे। तो इसमें उसने क्या किया है, 3 कंटेनर ले लिए हैं या 3 टेस्ट ट्यूब ले ली उसने। उसमें उसने तीनों में नेल डाल दिए हैं, आयरन नेल्स। ठीक है, लोहे के किल डाल सकते हो, या कोई और पीस है लोहे का वो डाल सकते हो। उसमें पहली में इसने क्या डाला है, सिंपल वाटर डाल दिया है, वाटर डाल दिया है। और वाटर का लेवल जो है वो इसको पूरा ऊपर जो नेल है वो आधा वाटर में डिप है और आधा वाटर के बाहर है। और इसमें हमें पता है इसमें क्या है, खाली जगह में क्या है, एयर है हमारी। क्लियर? और दूसरी बीकर में, बीकर बी में उसने पूरा नेल जो है वाटर में डिप कर दिया है, वाटर में डिप कर दिया है, लेकिन वाटर को पहले उसने बॉयल कर लिया है। बॉयल वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, आपको पता है बॉयल करने से क्या होता है, जो उसमें डिजॉल्व्ड एयर होती है ना, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बाहर निकल जाती है। तो बॉयल वाटर इसमें डाला है और ऊपर डाल दी है एक ऑयल की लेयर। ऑयल की लेयर, एयर तो इधर है ही है, ये खाली जगह में एयर तो है, लेकिन इसमें डाल दिया उसने ऊपर ऑयल की लेयर। और तीसरी सी बीकर में उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं डाला है, एयर तो उसमें है ही है। ठीक है, खाली जगह में एयर तो होती है, लेकिन उसने नीचे डाला है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस हमने देखा है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, है ना। जैसे रस्ट बनाएंगे उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो एनहाइड्रस होता है जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव किए हुए हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड उसने डाला है, जिसका फार्मूला आपको पता होगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड डाला है। ये क्या है, ये एयर में से जो मॉइस्चर होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ दिन के बाद, लॉन्ग टाइम हमने इनको रहने दिया, 10, 15, 20 दिन या 1 महीने के बाद जब हमने देखा, इनको ऑब्जर्व किया, तो क्या देखते हैं, ये जो पहले वाली ट्यूब थी इसमें जो नेल था उसको जंग लगना, उसके ऊपर ब्राउन लेयर बनना शुरू हो गई थी। लेकिन इन दोनों को जब बाहर निकाला गया तो इनमें कोई ब्राउन लेयर नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमें पता है, रस्टिंग जो है, जो कोरिजन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन में। एटमॉस्फेयर का तो इन तीनों में भी हमने डाला है, वाटर डाला है, इसमें भी एयर है ना, इसमें वाटर और एयर दोनों अटैक कर रही हैं। तो एक्चुअली क्या है, इसमें सिंपल वाटर है, ठीक है, और ऊपर क्या है, एयर है। तो वाटर और एयर जब इससे रिएक्ट होंगी तो इसको ऑक्साइड में चेंज कर देंगी। देखेंगे रिएक्शन में, तो इसको वो ऑक्साइड जो है वो क्या है, रस्टिंग है। लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में बॉयल वाटर है, उसमें से हमने गैसेस बाहर निकाली हुई हैं। डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर वाटर होता है, और उसके इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, लेयर। अब इससे एयर जो है वो इस पर अटैक नहीं कर रही है, ठीक है। और ये जो प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें ये इसको जंग नहीं लगता है। लेकिन तीसरी में देखें, तीसरी में तो एयर थी, एयर तो थी जहां एयर थी, लेकिन फिर भी इसको कोरिजन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने डाला था एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये एयर को, या एयर में अगर कोई भी मॉइस्चर हो गया ना, उसको क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और एयर ड्राई हो जाएगी। ड्राई, जो ड्राई एयर होती है वो कोरिजन नहीं करती है, वो रस्टिंग नहीं करती है। याद रखना है, अगर आपने मई या जून के महीने में, गर्मियों के दिनों में एक आयरन आर्टिकल रखा है बाहर, उसको देखेंगे कुछ नहीं होगा, 2 महीने तक कुछ नहीं होगा। लेकिन वही आर्टिकल आप बरसात में, जुलाई अगस्त में छोड़ देंगे तो वो 15 दिन में देखेंगे उसको रस्ट लगना शुरू हो जाएगी। तो क्लियर, ड्राई एयर में रस्टिंग नहीं होती है। अगर प्योर वाटर है जिसमें कोई भी मिनरल या कोई भी गैसेस नहीं है तो रस्टिंग नहीं होती है। लेकिन वाटर और एयर की कंडीशन अगर है, मॉइस्चर है, तो रस्टिंग हो जाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यही वो लिखता है। वी ऑब्जर्व दैट आयरन नेल रस्ट इन tube A, but they do not rust in tube B and C. It means both air and moisture are necessary conditions for rusting of iron. अब हम आगे देखते हैं कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, कैसे रस्ट बनती है और कैसे इसको बचा सकते हैं। तो पहले ले लें स्क्रीनशॉट। आगे चलेंगे, देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो केमिकल रिएक्शन मीन, जब भी हमने कहा कि कोरिजन होती है या रस्टिंग होती है, केमिकल कंपाउंड बनता है।
इट मीन जो आयरन है वो रिएक्ट करती है किससे, ऑक्सीजन और वाटर से, और बनता है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनता है। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए केमिकल रिएक्शन जो है, आयरन का फार्मूला हमारा होता है Fe। ये रिएक्शन आपने पहले वाले चैप्टर में भी देखी होगी। Fe सॉलिड फॉर्म में है, ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से और वाटर से, रिएक्ट होता है। ये कहाँ से आया है, दीज आर फ्रॉम एयर, फ्रॉम इन्वायरमेंट कंडीशन। जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतनी ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और ये बन जाता है Fe2O3 और X टाइम वाटर। व्हाट इज दिस, दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। हमने आपको बताया था कि आयरन की दो वैलेंसी होती है, Fe2 और Fe3। ये 3 वाला बनता है, और 3 वाले को आपको बताऊं ये फेरिक भी बोलते हैं। बड़ी क्लासों में हम इसको सिंपल फेरिक ऑक्साइड लिखेंगे। अगर जे वाला होगा FeO, इसको फेरस, जिसमें 2 वाला है ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है। तो एक्स टाइम वाटर वेपर्स जो है वो डिपेंड करता है आयरन की कंडीशन पे। आयरन की कंडीशन पे या एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे वो कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ वाटर जो है, इसी कारण एक्स लिखा है। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हम कर सकते हैं, दिस इज 3 टाइम, 3 तो होगा नहीं ऑक्सीजन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया, दिस इज 4 टाइम। बैलेंस कर सकते हो अगर करना है तो। दिस इज रस्ट, ये रस्ट है हमारी, दिस इज रस्ट, और ये रस्ट है, और इसका कलर क्या है, ब्राउन कलर है। आपको पता है मेटल के जो सॉल्ट होते हैं, ये भी एक सॉल्ट है, मेटल के जो सॉल्ट ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन वो सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये देखो इसमें एक्स टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो कलर्ड होते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। आयरन सल्फेट जो है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये कलर इसके कारण होता है, वो देखेंगे कभी। तो ये था रस्टिंग, क्लियर हो गया। जो रस्ट जड़ती है ना आयरन से, लोहे से, वो कुछ और नहीं होती, वो हमारा एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला है Fe2O3, एक्स टाइम वाटर, और वो हमारे किसी काम की नहीं होती है ना, वो रस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है। तो दिस इज रिएक्शन बिहाइंड रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमने बचाना है इसको, आयरन को जंग लगने से बचाना है ना। आयरन रो रहा है, बीपिंग ऑफ मेटल भी बोलते हैं इसको, रस्टिंग को, कोरिजन को। तो कैसे बचाएंगे, बड़े सारे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम इसको बचा सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग किसको बोलते हैं, आयरन को कोरिजन लगना, उसी को रस्टिंग बोलते हैं। कॉपर को क्या बोलते थे यार आपको, पटीना, और सिल्वर को जंग लगना उसको क्या बोलते थे, टर्निश। याद रखना है। मैं कोशिश करता हूं कि टेक्स्ट बुक की जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ लिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ लेते हैं लेकिन टेक्स्ट बुक को टच नहीं करते। लेकिन जब कम्पिटेटिव नीट या जेई के एग्जाम में कुछ छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, वो टेक्स्ट बुक में होती हैं और बड़ी किताबों में नहीं लिखी होती हैं। तो ये देखिए बच्चे, अब कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय पेंटिंग। ये कुछ मेथड है बाय पेंटिंग। पेंट आपने देखा है कि हम क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल पे को ऊपर पेंट लगा देते हैं। जब पेंट लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो मॉइस्चर एयर है, वाटर वेपर्स हैं, वो उस पर अटैक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो पेंट पे अटैक करेंगे और वो जो आयरन आर्टिकल हैं वो बच जाएंगे, ठीक है, कोरिजन नहीं होगा। दूसरा है बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल। ग्रीस और ऑयल का भी यही फंक्शन है। ग्रीस और ऑयल आप लगा देंगे तो नेचुरली ऑयल में वाटर जो है वो नहीं जाता ऑयल के अंदर या ग्रीस के अंदर, ठीक है। वाटर वेपर और एयर उस पर नहीं पहुंचेंगे आयरन तक, वो बच जाएंगे, प्रिवेंट, सरफेस उसका प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद है बाई गैल्वेनाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आपने याद रखना है, आयरन आर्टिकल पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। जब आपको हम दिखा रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपने देखा था जिंक जो था वो आयरन के ऊपर था, मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव। अगर मैंने जिंक भी रखा है और मैंने आयरन भी रखा है, ऑक्सीजन और वाटर को बोला अटैक करो, तो किस पे पहले जाएगा, वो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जाएगा जिंक पे। तो क्या होता है गैल्वेनाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच आयरन आर्टिकल आर कोटेड विद।
कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की लेयर इस पे चढ़ा देते हैं, जिंक को मेल्ट करते हैं, आयरन आर्टिकल को उसमें डिप कर देते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं। आयरन आर्टिकल की लेयर उस पर चढ़ जाती है। जैसे आपने देखा है आपके जो डस्टबिन लोहे के, जहाँ आपके घर में जो पानी के लिए आप यूज़ करते हो बाल्टियाँ लोहे की, है ना, बाल्टी बकेट लोहे की, जहाँ जो चादरें हम छत पे यूज़ करते हैं उन पे जिंक की लेयर चढ़ाई होती है। जिंक मेटल अगर आपने देखनी है तो ड्राई सेल होता है ना, हमारा जो सेल होता है जो हम बैटरी में या रेडियो में यूज़ करते हैं, उसका अगर कवर आप निकालें, ऊपर से गत्ता निकालें, तो वो पूरा जिंक का ही होता है। तो ये था। और होता क्या है, अब बात करनी है कि जिंक बचाती कैसे है उसको। वेरी इंटरेस्टिंग। जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जैसे ही उस पर ये अटैक करेगा कौन, हमारा ऑक्सीजन और वाटर जो है वो उस पर अटैक करेगा, तो वो जिंक से रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक जो है इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। नॉन मेटल ऑक्सीजन और वाटर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो वो कौन दे देगा, वो दे देगा जिंक, और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, और आयरन तक वो उसको नहीं पहुंचने देगा। इसको हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। जो जिंक है वो सैक्रिफाई कर देती है, अपने आप को तबाह कर देती है कि जब तक मैं तेरे ऊपर हूं तब तक मैं तेरे को आयरन तक नहीं पहुंचने दूंगी। किसको, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को, और आयरन को बचाती रहती है। टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा लिखा है कि अगर क्रैक भी आ जाए, ब्रेकिंग भी आ जाए जिंक पे, तब भी जो जिंक जो है काम करती रहती है। तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, अगर कहीं आयरन के आर्टिकल पे ब्रेक भी आ जाए तब भी जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर हैं वो उस पर ही अटैक करेंगे, जिंक पे, वो आयरन पे अटैक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। जब तक जिंक है तब तक आयरन को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद अगर जिंक नहीं रहेगी तो फिर उसका बारी आ जाएगी। तो उसके बाद अगले हम करते हैं बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। एक ये भी मेथड है, टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। जो हमारे थोड़े बढ़िया आर्टिकल होते हैं, जैसे साइकिल वगैरह के जो पार्ट हैं, हमारे गाड़ियों के पार्ट वगैरह हैं, जहाँ हमारा टिफ़िन के अंदर भी एक प्लेटिंग करते हैं, तो उसमें टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग ये लेस रिएक्टिव होते हैं और पॉइजनस नहीं होते। तो जैसे गैल्वेनाइजेशन की ना, ऐसे ही हम क्या करते हैं, टिन मेटल का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जहाँ हम क्रोमियम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। और लास्ट में कहता है बाय एलॉयज मेकिंग। एलॉय वाला भी हम पढ़ेंगे आगे कि एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मेटल जैसे आपने देखा स्टेनलेस स्टील, जो घरों में जब हम छत डालते हैं ना, तो हम लोहे की राडें उस पर पहले डालते हैं, आरसीसी डालने से पहले। तो वो लोहा जो आयरन, जो प्योर आयरन है वो सॉफ्ट होता है, उसको स्टेनलेस आसानी से ना टूटे वो, ठीक है। उसमें क्या मिलाया होता है, उसमें मिला देते हैं आयरन, क्रोमियम और निकल मिला देते हैं। एलॉयज, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, है ना। एलॉय जो हमारे घर में स्टील, जो हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं ना, वो भी हमारा एलॉयज है, उसमें भी हमारा आयरन ही पड़ा होता है। तो ये क्रोमियम और निकल जो है स्टेनलेस स्टील, और इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्लियर। और ये जो स्टेनलेस स्टील है इसको आसानी से जंग नहीं लगता या रस्टिंग नहीं होती है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट मेथड विच प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब कुछ और बातें आपसे इस पे करेंगे रस्टिंग पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम आपको कुरीजन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। आपने कभी सुना होगा आयरन पिलर के बारे में। आयरन पिलर ये कहाँ है, दिल्ली में है, ये कुतुब मीनार के पास। नेट से भी देख सकते हैं आप इसको बने हुए लगभग 1600 ईयर हो गए। 8 मीटर इसकी हाइट है और 6000 किलोग्राम इसका वेट है। प्योर आयरन का बना हुआ है, प्योर आयरन का। लेकिन इसको कुरीजन नहीं होता, इसको रस्टिंग नहीं होता, जंग नहीं लगता। 1600 सालों से ये बाहर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, बारिश में, हवा में, पानी में खड़ा है, इसको कुछ भी नहीं होता। पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट आते हैं और वो हैरान हैं कि प्योर आयरन होते हुए भी इसको कुरीजन नहीं है। इसका मतलब है कि शायद हमारी जो पहली साइंस थी पुरानी, वो बड़ी एडवांस थी। तो अभी रिसेंटली कानपुर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों ने इस पे शोध किया है कि इसमें शायद फास्फोरस मिलाया गया है, लेकिन ये एक सस्पेंस है अभी। अब एक और फैक्ट आपको बताते हैं कुरीजन का, जिसमें कुरीजन हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। वो कैसे? हमने तो पढ़ा था कुरीजन जो है वो हमेशा मेटल को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। इवन कि हमारी सिल्वर, कॉपर को भी डिस्ट्रॉय करती जाती हैं अगर लॉन्ग टाइम के लिए रहें। लेकिन एल्युमिनियम के केस में जो कुरीजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? एल्युमिनियम के बर्तन हम यूज़ करते हैं घरों में,
लेकिन एल्यूमिनियम तो बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, इवन के आयरन से भी ऊपर आती है, जिंक से भी ऊपर आती है। फिर उनके बर्तन हम कैसे यूज करते हैं? तो कहता है एल्यूमिनियम को जो रस्टना हो रहा है ना, उसको जो जंग लगना है, कोरिजन होना एल्यूमिनियम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, जो एल्यूमिनियम का सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता जाता है और वो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये फर्दर कोरिजन नहीं करने देता। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके सरफेस पे पूरा बन जाता है तो फिर उसको दोबारा उस पर ऑक्सीजन अटैक नहीं कर सकती। यही कारण है कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन है हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो एल्यूमिनियम इज नॉट हेल्पफुल इन यूजिंग। ठीक है, आपने देखा होगा इस प्रोसेस को एक इंडस्ट्रीज में जो कीमती चीज़ें बनाई जाती है एल्यूमिनियम की, जहाँ जो हमारे विंडो के फ्रेम है एल्यूमिनियम के, जहाँ कुछ ऐसे आर्टिकल्स एल्यूमिनियम के जो थोड़े कीमती होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, एक स्पेशल प्रोसेस लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एनोड से नाम आया है। ठीक है, क्या है एनोडाइजिंग? इसमें स्पेशल ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाई जाती है, किस पे? एल्यूमिनियम पे। तो वो कैसे, ये देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर वो कोई पूछे आपको एनोडाइजिंग क्या होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम इतनी रिएक्टिव है हम यूज क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हो। तो इसमें जिस एल्यूमिनियम पे हमने क्या करना है, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ानी है ना, उसको एनोड बना देते हैं और एक राड और लेते हैं। आपको पता है एनोड और कैथोड कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पीछे मेटलर्जी में भी देखा था, बैटरी लगाते हैं, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का कैथोड से और पॉजिटिव एनोड से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम मेटल जिसको आपने क्या करना है, जिसको आपने एनोडाइजिंग करना है, जिस पे आपने ऑक्सीजन की लेयर बनानी है, ये जहाँ है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट सेल में एक बैटरी होती है, दो रॉड से लगी होती है, पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड, और साथ में होता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो डिसोशिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। जहाँ ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और ये ऑक्सीजन जो है एनोड पे एल्यूमिनियम से रिएक्ट हो जाती है और बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस फॉर्म द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ होल एल्यूमिनियम। ठीक है, जो भी बर्तन आपने करना है उसको एनोडाइजिंग कर लेंगे, जो आपने फ्रेम बनाने हैं उसको एनोडाइजिंग कर लेंगे और उस पर फिर फर्दर जंग नहीं लगेगा। आपने देखा है एल्यूमिनियम के डोर जो है उनको रसने, इवन के लोहे को लग जाता है, वो लेस रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम आप देखते हैं वैसे का वैसा ही होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये भी कई बार पूछ लेते हैं बच्चे। तो ये था हमारा कोरिजन ऑफ मेटल्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों इसको वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।